ओशो न जन्मा न मरा, सिर्फ इस धरती पर विजिट करा, घूमने के लिए आया था, लोगों को ज्ञान देने के लिए आया था। ओशो ने अपने एक प्रवचन में एक दिन कहा था कि मेरी कोई जीवनी नहीं है, आई डोंट हैव एनी बायोग्राफी। और जो कुछ भी जीवनी समझा जाता है वे सर्वथा निरर्थक है। मैं किस तारीख को पैदा हुआ, किस देश में पैदा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि मैं अभी क्या हूँ, यही हूँ। हर चीज से अपना नाम हटा देने की घोषणा करने के बाद आखिरकार ये दुनिया वाले ओशो को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। मेरी नजर में ओशो बहुत सुंदर शब्द है, इसे हर भाषा में जोड़ा जाना चाहिए। जो सबसे पहला स्वर है ओम से आता है ओशो। ओशो का वैसे मीनिंग है गहरा समंदर तल, जहां समंदर बिल्कुल शांत, कोजी कोजी सा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सच में ओशो शब्द बहुत सुंदर है, इसे हर भाषा में जोड़ा जाना चाहिए। ये सम्मान दर्शाता है, ये प्यार दिखाता है, ये कृतज्ञता दिखाता है। ये सिर्फ रेवरेंड जैसा सूखा शब्द नहीं है, बहुत ही प्यारा और मैत्रीपूर्ण शब्द है। ये लगभग प्रियतम की भावना रखते हैं। ओशो ने यह भी कहा था उस प्रवचन में कि कोई भी मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनने जा रहा। और सच में उनका कोई उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित भी नहीं किया और स्वयं भू भी नहीं कोई घोषित हुआ। ओशो ने कहा कि प्रत्येक सन्यासी मेरा प्रतिनिधि है। जब मैं मर जाऊंगा तो आप सभी व्यक्तिगत रूप से दुनिया के सामने मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको करना होगा। वहां कोई पोप नहीं होगा, कोई शंकराचार्य नहीं बनेगा। प्रत्येक सन्यासी को अपनी क्षमता से मेरा प्रतिनिधित्व करना होगा। ये ओशो ने अपने प्रवचन में कहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये होने जा रहा है। आप सभी मेरे उत्तराधिकारी हैं। जब मैं मर जाऊं तो इसका सीधा सा मतलब है मैंने ये शरीर छोड़ दिया है और मेरे सभी लोगों के शरीरों में प्रवेश कर लिया। मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा रहूंगा। ये ओशो ने कहा था। 20 साल की अवधि में दुनिया भर के लोगों से की गई उनकी हजारों घंटों की तत्कालिक बातचीत अक्सर वीडियो पर रिकॉर्ड की जाती है। इन वार्ताओं के प्रतिलेखन दर्जनों भाषाओं में सैकड़ों शीर्षकों में प्रकाशित होते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, जो मुझे मिल जाए कहीं पे पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ता हूँ। कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनने को मिल जाए तो मैं सुनता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो समझ सकूँ कि इसका सही मायने में अर्थ क्या है, ओशो क्या कहना चाह रहे थे। इन वार्ताओं में मानव मस्तिष्क को पहले की तरह सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा गया है। सबसे छोटी झुर्रियों का विश्लेषण किया गया है। मनोविज्ञान के रूप में मन, भावना के रूप में मन, शरीर के रूप में मन नैतिकतावादी के रूप में, मन विश्वास के रूप में, धर्म के रूप में भी मन, इतिहास के रूप में मन, राजनीति और सामाजिक विकास के रूप में मन। सभी की जांच की गई, अध्ययन किया गया और एक एक कृत किया गया और फिर पारगमन की आवश्यक खोज में विनम्रता पूर्वक पीछे छोड़ दिया गया। In the process, Osho exposes
हिपोक्रेसी यानी इस प्रक्रिया में ओशो जहाँ भी पाखंड और पखंड देखते हैं उसे उजागर कर देते हैं। लेखक के रूप में टॉम रॉबिन्स ने भी इतनी स्पष्टता से कहा कि मैं पन्ना जैसी हवा को तब पहचानता हूँ जब वे मेरे शटर को झकझोरती है। और ओशो एक कठोर मीठी हवा की तरह है जो ग्रह का चक्कर लगा रही है, रबियों और पॉपों की बीनियां उड़ा रही है। पॉप यानी कि जो ईसाइयों के धर्मगुरु हैं उनके बारे में। नौकरशाहों के डेस्क पर झूठ बिखेर रही है। शक्तिशाली लोगों के अस्तबल में मूर्खों को कुचल रही है। विकृत रूप से विवेकपूर्ण लोगों की स्कर्ट उठा रही है और आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों को गुदगुदी करके टिकलिंग करके वापस जीवन में लाना। यीशु मसीह के पास अपने दृष्टांत थे, बुद्ध के पास अपने सूत्र थे, मोहम्मद के पास अरब रात्रि की अपनी कल्पनाएं थी। लालच, भय, अज्ञानता और अंधविश्वास से पंगु प्रजाति के लिए ओशो के पास कुछ अधिक उपयुक्त, उसके पास लौकिक कॉमेडी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ओशो जो करने जा रहे हैं वे है हमारे भेषों को भेदना, हमारे भ्रमों को तोड़ना, हमारी व्यसनों का इलाज करना और स्वयं को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आत्म सीमित और अक्सर दुखद मूर्खता का प्रदर्शन करना। ओशो के बारे में क्या कहा जाए? परम विखंडनवादी, दूरदर्शी, कौन दृष्टिता बन जाता है। निश्चित रूप से अस्तित्व का एक प्रस्ताव कि बुद्ध होने के अंतिम अनुभव का आनंद लेना हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए ओशो कहते हैं केवल एक ही रास्ता है जो अंदर की ओर जाता है और जहां आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा, जहां आपको केवल मौन शांति मिलेगी। तब तुम स्वयं को पाओगे और उसके बाद तुम वहां भी नहीं रह सकोगे। ये ओशो के वर्ड है। उसकी विरासत कौन संभालेगा? एक अच्छी बात उन्होंने ये कही थी कि मैं कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करने वाला हूँ और ना ही करके जाऊँगा, और आज तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वरना आज के दौर में दोस्तों कहीं कोई परंपरा अगर चल रही होती है तो उसके उत्तराधिकारी पैदा हो जाते हैं या स्वयंभू हो जाते हैं, या एक जो गद्दी आसीन है वो खुद बोल देता है कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ओशो की बातों को हमें समझना चाहिए। ओशो क्या कह के गए हैं, किस के प्रति कह रहे हैं, या उनका कहने का तात्पर्य अर्थात मतलब क्या है, हमें वो समझने भर की देरी है। बस समझ गए तो आनंद ही आनंद है। मैं हर बार कहता हूँ कि लोग ओशो की लिखी बातें, सुनी बातें या उनके लाइव रिकॉर्डिंग्स या उनके वीडियोस देख के ये समझने की बजाय, बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कि ये समझने की बजाय कि ओशो इसके बारे में क्या या किस भाव में कह रहे हैं, अपने स्टाइल में अपने अनुसार उसको ले लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें ये समझना चाहिए कि ओशो क्या समझा रहे थे या क्या समझा रहे हैं। वो तो जैसा उन्होंने खुद कहा था कि मैं आप सब में हूँ, वो हम सब में हैं।
जहाँ भी आपको कहीं कुछ लिटरेचर मिले आप पढ़ें। आप ओशो की लिखी हुई, उनकी द्वारा बोली हुई बातें, किताबें जो वो कह के गए हैं वो पढ़ें, सुनें, देखें, समझें। और उसको समझने के बाद आप फील करेंगे कि आप सच में आनंद ले रहे हैं और आप आनंद सागर में गोते खा रहे हैं। चलिए अगले पॉडकास्ट में फिर से बात करेंगे कि ओशो क्या प्रवचन में कह के गए किसी में, या क्या उन्होंने कहीं कुछ बताया, लिखा। मेरे पास जो कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं मैं उनसे सुन के, देख के आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि मैं कितना कामयाब हो पाता हूँ आपको ये बताने में। अगले कुछ पॉडकास्ट में लिखेंगे। लेकिन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और अभी फिर से कर रहा हूँ, इन बच्चों की मेहनत, इनको इनकरेज करके, इनको आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाएं, सफल बनाएं। जल्द ही मुलाकात करेंगे। जय हो।